हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हमारे 75 हार्डी चैलेंज का 72वां दिन है। 72 डे 72 है आज। और आज हम अपने सभी फॉर्मूलों को कंप्लीट कर लेंगे। लाइक सभी चैप्टर को हमने चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट किया था। तो पहले वाले लेक्चर में चैप्टर 1 to 5, दूसरे वाले के अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक के सारे फॉर्मूले देखे थे। एंड इन थर्ड डे 72 में हम चैप्टर नंबर 11 से लेके 12, 13 और 14, क्योंकि 15 चैप्टर है नहीं, तो हम 11 से लेकर 14 तक के सारे फॉर्मूले इसमें कवर कर लेंगे। क्लियर सर? इसमें ध्यान रहे, इस वाले सीरीज के अंदर हम केवल फॉर्मूले ही कवर कर रहे हैं, ठीक है, उनका एप्लीकेशन या फिर उनका यूज नहीं। डन सर? तो लेट्स बिगिन विथ आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11। अगर आपने इसके पहले के फॉर्मूले वगैरह आपने नहीं देखे हैं, हम आपके 10th क्लास के मैथमेटिक्स में फॉर्मूले यूज होने वाले सारे के सारे फॉर्मूले मैंने लिखवाए, चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर वाइज लिखवाए इनफैक्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में तो आपको चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक के फॉर्मूले मिलेंगे। डे 71 वाले में आपको 6 से लेके 10 तक के, और डे 70 में आपको 1 से लेके 5 तक के फॉर्मूले मिल जाएंगे सारे। क्लियर सर? चलो, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बाय फॉर्मूला ऑफ चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर हमारा 11 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। पहले ये चैप्टर नंबर 12 हुआ करता था, है ना। सिलेबस के रिडक्शन के बाद से ये चैप्टर नंबर 11 होगा, और इसे हम जानते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के नाम से। क्लियर सर? ठीक है। अच्छा, सर्कल के फॉर्मूले में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लाइक एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल एज यू ऑल नो कि ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये कितना होता है सर? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। आप यही वाले 2 को नीचे लेके आ जाओ, बस 2 पाई आर हो जाएगा ये। बस इतना, ये दो चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद और कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं? इसके बाद आप इसमें फॉर्मूला पढ़ते हो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, एक एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4 पार्ट, है ना। यानी सर्कल का अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है, अगर उसको मैं डिवाइड बाई 4 कर दूं तो जो एक हिस्सा बचेगा उसे अपन कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर इसमें आप पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले क्या होते हैं? तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। ये कब के लिए है? अगर थीटा की वैल्यू 180 से कम है तब के लिए, ठीक है। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसे आप एल आर डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं, वेयर एल एल मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ आर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर का ये फॉर्मूला हो सकता है। अच्छा, ये आप माइनर सेक्टर कह सकते हो, और इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है ना, मेजर सेक्टर का। इसे आप माइनर सेक्टर कंसीडर कर लो अगर, ठीक है। तो मेजर सेक्टर में आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है? पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360। आप ये फॉर्मूला यूज करो मेजर सेक्टर अगर निकालना हो तो, है ना। ये अगर थीटा आपको 180 से कम दिया मतलब ये माइनर सेक्टर हो गया, और अगर ये माइनर सेक्टर है और आपको मेजर सेक्टर निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट आपको यूज करना है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। सो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180, है ना, 180। ये भी एक फॉर्मूला आएगा। देन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि माइनर सेक्टर प्लस मेजर सेक्टर, अगर आप माइनर सेक्टर में मेजर सेक्टर को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मान लो मैंने माइनर आर्क में माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 2 पाई आर, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मिल जाएगा। डन। फिर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का। एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में दिया है वो ये होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ये होता है फॉर्मूला। अब बात ये कि ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या यूज करना, तो वो डिपेंड करेगा ट्राइंगल कौन कौन से टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को मैं थोड़ा और डिटेल में अगर आपको बताना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसे ऊपर की तरफ लिख लूंगा। सारे फॉर्मूले याद करने हैं, अगर सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं तो इससे बेहतर तरीका तुम्हें और इससे बेहतर मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। चलो, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक। इसका मैं तुम्हें एक ऑफिशियल फॉर्मूला, अनऑफिशियल कह सकते हो। अनऑफिशियल क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया ना, ठीक है। एनसीईआरटी में फॉर्मूला मेंशन नहीं किया, हालांकि ये फॉर्मूला ट्रू है, हमेशा हर केस के लिए ट्रू होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? आप इसे बोर्ड एग्जाम में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में ये फॉर्मूला यूज ना ही करें, है ना,
क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ तो हो सकता है कि आपको इसके मार्क्स ना मिले। हाँ, बट दिस फॉर्मूला वर्क्स इन एवरी सिचुएशन ना, हर टाइप के सवालों में ये काम करेगा। क्या होता है फॉर्मूला आपको पढ़ना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। ये होता है आपके एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला। हर एक टाइप के क्वेश्चन में काम करेगा ये, ठीक है। स्टिल अब इस चीज को अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूं ना, इसमें अगर अपन सिंप्लीफिकेशन ये कर दें कि if थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तब आपका फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री देन आपका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस √3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके काम करेंगे 60 डिग्री और 120 डिग्री में, ये काम करेगा आपके 90 डिग्री में, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि आपको ये बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं करना। बोर्ड एग्जाम में क्या यूज करना है, बोर्ड एग्जाम में आपको ये तरीका इस्तेमाल करना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया निकालना, ट्रायंगल का एरिया निकालना, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीज जानने की जरूरत है क्या अपने को? नहीं, इसके अलावा सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है सर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा कौन चैप्टर है? हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर फॉर्मूले बहुत भर भर के होते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें जो है कुछ बताते जाता हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्यूबॉइड के बारे में जानना चाहिए। तो क्यूबॉइड के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक आएगा आपका TSA, दूसरा आपको मिलेगा CSA। CSA का एक और नाम होता है दैट इज LSA, ठीक है। एंड लास्टली आप इसमें पढ़ते हैं वॉल्यूम और एक और चीज आती है डायगोनल। हालांकि ये इस डायगोनल से सवाल नहीं आता आपके बोर्ड एग्जाम में, बट स्टिल मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। डायगोनल कहने का मतलब ये कि इसमें सवाल ऐसे कुछ CBSE में शायद ना, CBSE या फिर ICSE बोर्ड में से सवाल आते हैं डायगोनल वगैरह पे। इसमें सवाल ऐसे बनाया जाता है ना, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट इनसाइड अ क्यूबॉइडल रूम। सबसे बड़ा रॉड जो आप एक क्यूबॉइड के रूम के अंदर रख सकते हो, समझो आप कैसे रखोगे, रूम के इस कॉर्नर से, है ना, इस कॉर्नर से लेके एंड आपके सामने वाले अपोजिट में नीचे वाले कॉर्नर पे, दिख रहा है, इसके टॉप से अपोजिट कॉर्नर के बॉटम पे, वो सबसे बड़ा, उसके कहते हैं डायगोनल, है ना। तो उसकी लेंथ क्या आएगी, वो चीज अपने को यहाँ पे निकालनी होती है। तो आपको TSA ध्यान रखना है, आपका TSA हो जाएगा, क्यूबॉइड का TSA आता है और 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। CSA होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। वॉल्यूम हो जाता है आपका L इंटू B इंटू H और डायगोनल हो जाता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये होता है आपके क्यूबॉइड के फॉर्मूले। अब सेम अगर क्यूबॉइड का फॉर्मूला ये है तो सर क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो बच्चों, क्यूब का फॉर्मूला जो होगा, क्यूब में भी आपको पढ़ना होगा TSA, फिर सेकेंडली आप पढ़ोगे CSA एंड थर्ड आप पढ़ोगे वॉल्यूम एंड लास्टली आप पढ़ोगे डायगोनल। डायगोनल अब देखो सभी के मैं तुम्हें आंसर बताऊंगा लाइन बाय लाइन। देखो TSA में सेम है ना, क्योंकि सभी का साइड से तो हो जाएगा 6a स्क्वायर, CSA में 4 साइड यानी 4a स्क्वायर, वॉल्यूम हो जाएगा A का क्यूब और लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाती है डायगोनल में, है ना, और क्यूब में। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर तीनों इक्वल हो जाए तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना आ जाएगा 3A स्क्वायर। तो 3 रूट में रह जाएगा और A स्क्वायर बाहर निकल के A हो जाएगा, तो यानी इसका आंसर आ जाता है आपका A√3। ये होता है लेंथ ऑफ डायगोनल क्यूबॉइड। डन। अब काम करते हैं ना, मैं इस पार्ट को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, थोड़ा सा नहीं, मैं पूरा मिटा देता हूँ, ऐसा करते हैं, ठीक है। चलो तो अब अगला जो है क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, आपका करेंगे सिलेंडर पढ़ लेते हैं। सिलेंडर तो ई है सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या होता है, देखो सिलेंडर में भी तुमको फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है। एक तो TSA होगा, एक तो तुम्हारा हो जाएगा CSA एंड तीसरे नंबर पे तुम पढ़ोगे वॉल्यूम, इसे कहते हैं वॉल्यूम। हमारे साइड में इसे वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम, भालू नहीं हो, ठीक है। आपने सुना ये एसेंट होता है हमारे यूपी बिहार साइड में। हाँ बाय द वे मैंने ये बताया नहीं, मैं बिहार से हूँ, है ना, शायद आप लोगों को पता होगा बहुत से लोगों को। तो हमारे साइड में ऐसे वॉल्यूम में बहुत सारी चीजें, वॉल्यूम ये ट्रेंड है, ट्रेंड, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे अपन, ठीक है। देखो TSA क्या आ जाएगा, TSA आता है 2πr इंटू H प्लस R आ जाएगा, ठीक है। CSA आपका आएगा 2πr इंटू H और वॉल्यूम हो जाएगा आपका πr स्क्वायर H, ठीक है। डन, डन, बिल्कुल डन, ठीक है। तो दरअसल ऐसा है कि सिलेंडर के जस्ट बाद आपको पढ़ना चाहिए कोन।
कोन, कोन क्या होता है सर, जो कोन के अंदर भी सेम क्या पढ़ेंगे, TSA, फिर क्या पढ़ेंगे, CSA, एंड फिर क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट। ये इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, तो सर जी कौन का आपका फॉर्मूला होता है TSA का, पाई R इंटू एल प्लस आर, और CSA का फॉर्मूला होता है पाई R इंटू एल, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो ये हो गए कौन के फॉर्मूले। अब क्या बाकी रह रहा है, अब बाकी रह रहा है आपका स्फीयर और एक हेमिस्फीयर बाकी रह रहा है, तो इन दोनों को भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। सो हमारा नेक्स्ट फिगर है स्फीयर। स्फीयर, अब स्फीयर में क्या होता है ना, स्फीयर एक ऐसा फिगर है कि इसका TSA और CSA दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको दो ही फॉर्मूले में देखने मिलेंगे और एक आपको मिलेगा वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा, देखो ध्यान रहे, TSA और CSA दोनों सेम रहेंगे 4 पाई R स्क्वायर, और वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। एंड अगर आपको स्फीयर के बारे में जानना, हेमिस्फीयर के बारे में जानना है, तो हेमिस्फीयर में आपको 3 पार्ट मिलेंगे अगेन। हेमिस्फीयर को सेमीस्फीयर भी कह सकते हैं आप, हेमिस्फीयर। तो पहला आपको मिलेगा TSA, दूसरा आपको मिलेगा CSA, एंड तीसरा आपको मिलेगा वॉल्यूम। तो अगेन सारी बातें सेम है ना, फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। TSA हो जाएगा आपका 3 पाई R स्क्वायर, CSA हो जाएगा आपका 2 पाई R स्क्वायर, और आपका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई R क्यूब। तो ये आपके फॉर्मूला हो गए, वॉल्यूम वगैरह सब है ना, सारी चीजें इसके अंदर आपको मेंशन कर दी। इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर आता है, अगला चैप्टर होता है आपका चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 में हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखो फॉर्मूला इस्तेमाल कर 3 चीजें पढ़नी होती है हमें। एक तो पढ़ना होता है मीन, फिर हम पढ़ते हैं इसमें मीडियन, एंड लास्टली हम पढ़ते हैं मोड। ठीक है, अब देखो मीन निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं। पहला आप पढ़ते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है सिग्मा FI/XI डिवाइड बाई सिग्मा FI, ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। डन। इसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे इसका एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन वाला क्या फॉर्मूला होता है सर, एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है, एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला सामने देता हूं मैं। एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइड बाई सिग्मा FI। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। एंड लास्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड, अब इसके अंदर आपका फॉर्मूला हो जाता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/UI डिवाइड बाई सिग्मा FI, और इनटू इसमें h आ जाएगा। ये होता है आपका स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। अब मीडियन के फॉर्मूले की बात करें सर, तो मीडियन के अंदर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई f इंटू h। ये फॉर्मूला होता है ना। l आपका लोअर लिमिट, n आपका जो है टोटल नंबर है ना, टोटल उनका समीशन। ठीक है, CF आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और Fn आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मॉड का फॉर्मूला हो जाएगा सर z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 है ना। आई थिंक आपको ये मॉड वाला फॉर्मूला शायद ना दिख रहा हो, तो मॉड वाले फॉर्मूले का हम थोड़ा बंदोबस्त कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो मॉड के फॉर्मूले को मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे अपने मॉड का फॉर्मूला, मॉड। ठीक है, मॉड क्या होता है, मॉड का होता है z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला होता है, मॉड का फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब इनके अलावा स्टेट्स में कोई और फॉर्मूला होता है क्या, इनके अलावा देखो स्टेट्स में एक फॉर्मूला और होता है, ये रिलेशन z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। इसे ये रिलेशन भी तुम्हें ध्यान रखना होता है। यहाँ पे z की वैल्यू मॉड है, m यानी मीडियन हो गया आपका, और x बार यानी क्या हो गया, मीन हो गया। ध्यान रहे, अगर इन दोनों में से अगर कोई भी दो, तीनों में से अगर कोई भी दो आइटम सेम आ जाए तो फिक्स है कि तीसरा भी सेम ही होगा। जैसे अगर मॉड और मीडियन 25 है तो मीन ऑटोमेटिक 25 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपके सारे उसके फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर नंबर 14, और चैप्टर नंबर 14 यानी आपकी होगी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले कहाँ लिखवा दूं मैं, यहाँ लिख देते हैं।
प्रोबेबिलिटी में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, प्रोबेबिलिटी में सिर्फ आपको 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको पहली पॉइंट चैप्टर नंबर 14, आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि किसी भी चीज की होने की संभावना यानी पी ऑफ ए और पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है 1 आती है, पहली चीज काम के ध्यान रखना। और दूसरा कि किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, ठीक है, वो 0 से लेके 1 के बीच में ही होती है। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी है ना, P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर बस आपके यही गिने चुने कुछ फॉर्मूले, प्रोबेबिलिटी में कुछ बहुत ज्यादा फॉर्मूला है। हाँ, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, एक मेन फॉर्मूला लिखवा देता हूँ कि P ऑफ E, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो आपको लिखना होता है, ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, और उसे हम डिवाइड करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने का करना पड़ता है डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और ये आपके प्रोबेबिलिटी के सारे फॉर्मूले यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो इन शॉर्ट आपको अभी तक ना एनसीईआरटी में जितने भी आपको फॉर्मूले दिए, जो आपको ऑलमोस्ट क्लास 10th के अंदर आपको यूज होंगे, उन सभी फॉर्मूलों को मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 टू चैप्टर नंबर 14 भी आज हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है सर। तो इसी के साथ में हमारा डे 72 आज यहाँ पे खत्म करेंगे हमने ना, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज के दिन हम बस इतना ही करेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और वैसे भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स वगैरह बहुत नजदीक है, तो आई होप आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी बहुत जोर शोर से, ठीक है। देखिए, आप में से बहुत से ऐसे लोग, बहुत से क्या ऑलमोस्ट सारे, बहुत रेयरली कोई फॉलो कर रहा होगा, जिन्होंने एग्जाम्स वगैरह प्री बोर्ड वगैरह के चक्कर में 75 डेज वाले चैलेंज ब्रेक कर ही दिया होगा, ब्रेक कर ना, डेली चीजें नहीं हो पाई उन्हें। देखो 75 डेज में ना डेली, ऐसा इसलिए आपको ये चीज बताई गई थी ताकि आपका जो है रिवीजन ना छूटे। मुझे पता है कि आपके प्री बोर्ड्स वगैरह आएंगे, उसमें आपके साइंस का पेपर आएगा, एसएस का पेपर आएगा, बट बात ये थी ना कि इसका मतलब ये नहीं कि आप इन चीजों को छोड़ दो। आपको पता है वीडियोस की लेंथ छोटी रखने का क्या मतलब था? वीडियोस को 20 मिनट से फिर 22 मिनट से फिर 15 मिनट के अंदर खत्म करने का पर्पस ये था कि लाइक जब आपके एग्जाम्स वगैरह करीब आए तो आप दिन में पढ़ें, आप एसएस पढ़ो, आप साइंस पढ़ो, है ना, लेकिन आपके उन सभी चीजों के बीच में आपकी मैथ्स का हाथ ना छूटे ना। जैसे आप मैथ्स शुरू से करते आ रहे हो, अब एंड में ऐसा हो कि मैथ्स थोड़ी सी चीजें खराब हो जाए। मैंने कहा था रिवीजन एक मात्र तरीका है जो आपको जो है A1 तक लेके जाएगा, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है, हमेशा रिवीजन तो आपको करते ही रहना चाहिए। तो इसलिए इसका वीडियो का जो लेंथ है ना छोटा रखने का पर्पस ये था कि आप अपने दिन के 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट करके, ठीक है, भले ही आपका साइंस का पेपर हो कल, है ना, लेकिन अगर आप दिन में आप 15-20 मिनट अगर आप इस पे इन्वेस्ट करके 75 डेज वाले चैनल्स पे, है ना, तो डेफिनेटली ये आपका जो है मैथ्स का जो टच है ना वो छूटने नहीं देगा। आप डेली करते आ रहे हो तो आपसे वो चीज आप भूलोगे नहीं, रिविजन आपका चलता रहता। अब खैर, इसमें से जितने लोगों ने फॉलो किया उन लोगों के लिए तो अच्छा होगा, जिन लोगों ने मिस किया है, ठीक है, उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती। दिक्कत मतलब आपको जो है ना, जैसा आप जितना अच्छा हो सकता था शायद उतना अच्छा ना हो पाए, ठीक है, बट स्टिल आपने प्रिपरेशन की है तो आई होप आप अच्छा ही करें, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट, एग्जाम में अच्छे से लिखें, है ना, ऐसी कोई बात नहीं होगी कि लाइक आपने इसको छोड़ दिया तो आपका एग्जाम बहुत खराब जाएगा, बट हाँ एक रिवीजन वाला पार्ट जो है आपका और इस चीजें और स्ट्रांगली याद हो सकती थी आपको। खैर कोई बात नहीं, चलिए आज के लेक्चर में अपन सिर्फ इतना ही कवर कर रहे हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट सभी को ना, चलिए बाय।